नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियन.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। मैं अभी नई दिल्ली के मंडी हाउस के बाहर बैठा हूं, भारत की सड़कों से भारत की इस कहानी के क्रम में। सोलह मई 2014 भारतीय जनता पार्टी के लिए समय का बदलाव। उस दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के लिए समय बिल्कुल सापेक्ष हो गया। नेतृत्व नरेंद्र मोदी। उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितना मत मिला, भारत के लोकसभा में जितने स्थान उन्हें प्राप्त हुए, वह एक ऐतिहासिक था। 543 संख्या में तकरीबन 282 स्थान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिला। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक था। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, या यूँ कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल से बाद किसी भी नेता में उतना ज़्यादा सार्वजनिक रूप से लोगों को, मतदाताओं को विश्वास दिलाने के लिए कोई वजह तो था, लेकिन कर नहीं पाए। 543 अंक में 282 अंक 2014 के लोकसभा चुनाव में जीतकर नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बने। यह पिछले लोकसभा चुनाव, जो 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में की जो संख्या आई थी भारतीय जनता पार्टी को, उस संख्या से लगभग 166 अंक अधिक थे। यह अपने आप में एक इतिहास था। भारतीय जनता पार्टी के लिए समय सापेक्ष चल रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जितने मत प्राप्त हुए, वो तकरीबन 37.4% अधिक था। पर यह सन 1989 के चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी को इतने मतदान नहीं प्राप्त हुए थे। परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को 303 अंक लोकसभा में प्राप्त हुए। मतलब 303 कुर्सियां भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने आप सुरक्षित कर लिए, और एनडीए का अलायंस कुल 353 सीटों पर स्थान प्राप्त किया। अगले साल 2024 लोकसभा का चुनाव, और पूरे देश में इस बात को लेके चर्चाएं आम हैं कि क्या 73 वर्ष के नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करना चाहिए, अथवा कोई दूसरे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में हो जो इसका नेतृत्व करे। अगर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने सेकेंड लाइन लीडर्स को बनने में, जो शीर्षस्थ नेता थे वो कभी सेकेंड लाइन लीडर्स नहीं बनने दिए। कांग्रेस में नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लाए, इंदिरा गांधी राजीव गांधी को लाए, राजीव गांधी के बाद मनमोहन सिंह आए तो, या फिर नरसिम्हा राव आए तो, लेकिन 10 जनपद के अधीन ही रहे। कांग्रेस में राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी अभी बहुत मशक्कत कर रहे हैं कि वो कांग्रेस का नेतृत्व करें, या अभी कर भी रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि एक परिवार के रूप बच्चे ही या परिवार के लोग ही किसी पार्टी विशेष का नेतृत्व करेंगे? यही बात समाजवादी पार्टी के साथ है, यही बात राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। लेकिन ये बात कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में जब नेतृत्व की बात आई, परिवारवाद नहीं रहा।
पिछले दिनों जब देश के समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का देहांत हुआ तो समाजवादी के पार्टी के नेता से लेकर सड़क पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जितने भी कार्यकर्ता थे सभी अपने नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें जमीन का नेता कहा और उन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत करने के लिए जोर शोर से मेहनत भी की। आवाज़ उठाए, अखबारों में, टेलीविज़न पे चतुर्दिक यह बात चर्चाएं आम रही कि मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। लेकिन प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने में अगर कोई भी समाजवादी पार्टी के नेता अथवा कार्यकर्ता इस बात की अपेक्षा करें कि उनके नेता को भारत का जो नागरिक सम्मान है उन 4 नागरिक सम्मान में 3 सबसे बड़ा नागरिक सम्मान से या भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया जाए, यह सोच से परे था, कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन आज़ाद भारत के 74वें गणतंत्र में जब नागरिक सम्मान की घोषणा की गई उसमें मुलायम सिंह यादव का नाम पद्म विभूषण में दर्ज हुआ। यह संपूर्ण राष्ट्र को चौंकाने वाली बात है। राजनीतिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक विशेषज्ञ इसे जिस नज़र से देखें, लेकिन सच्चाई यह है कि मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी के नेता भारतवर्ष के पद्म विभूषण नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह एक बहुत करारा जवाब है। बहुत लोग यह भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अथवा प्रदेश के मुख्यमंत्री संपूर्ण समाजवादी पार्टी पर अपना कब्जा जमाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को या संपूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में आकर्षित करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में आमंत्रण के लिए उनके नेता को पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया। सोच गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी में जो सेकंड लाइन लीडर्स हैं वो नहीं है। कांग्रेस में एक भी नेता नहीं है जो सेकंड लाइन लीडर्स है। भारतीय जनता पार्टी में भी अगर नरेंद्र मोदी को अलग कर दें, कुछ देर के लिए किनारे कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी में भी सेकंड लाइन लीडर अभी अगर हैं तो 1, 2 या 3, लेकिन सेकंड लाइन लीडर समाजवादी पार्टी में भी नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ये समझते हैं कि वो संपूर्ण समाजवादी पार्टी को एक साथ लेके चलेंगे, संभव नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव जब तक थे राष्ट्रीय जनता दल था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव फॉर्डर स्कीम में जाने के बाद, सजा भुगतने के बाद राष्ट्रीय उनकी जो पार्टी है उस पे जितना ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है यह सोच से परे है। अब अगर वैसी स्थिति में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अगर यह सोचे कि उनके पुत्र प्रदेश में अंक हो सकता है, अंक पिछले बार उन्होंने अंक विधानसभा में जीता था, लोकसभा में भी कुछ अंक उनके आए, लेकिन नेतृत्व देने की जब बात आएगी तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा डगमगाहट होने लगती है। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस फॉर्डर स्कीम को लेकर लालू यादव सजा काटे, लालू यादव के बाद उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद उनके दोनों बेटे 9वीं और 7वीं कक्षा पास, नेता को अगर प्रदेश का नेतृत्व हाथ में दिया
यह मतदाताओं के लिए भी बहुत ही सोच की वाली बात है। लेकिन फॉर्डर स्कैम को अगर केंद्र माने तो फॉर्डर स्कैम में बाकी जितने भी नेता थे उनकी बात छोड़ दें, उन्हें जिन्हें सजा मिली उनकी भी बात छोड़ दें। अगर सिर्फ लालू प्रसाद यादव की बात को लें तो फॉर्डर स्कैम से अगर सबसे ज़्यादा किसी को फायदा हुआ राजनीति में तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भरपूर लाभ उठाए फॉर्डर स्कैम का, क्योंकि बिहार में सेकेंड लाइन लीडर्स नहीं था। इन तमाम दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से आज सेकेंड लाइन लीडर्स हैं 2-3, चाहे अमित शाह हों, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये अभी उतने सक्षम नहीं है कि सेकेंड लाइन लीडर्स में जाएंगे। लेकिन समय को कोई नहीं कर सकता है, समय कब करवट बदलेगा यह कोई नहीं कर सकता है। एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी इंटरनेट पे एक मुद्दा दौड़ रहा है। मुद्दा ये है कि अगला जो चुनाव 2024 में होने जा रहा है उसमें कौन प्रधानमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी रहे प्रधानमंत्री, या अभी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह रहे, या कौन रहे। एक तो ये बात है। बीच में अभी यूपी के चीफ मिनिस्टर का भी नाम आ रहा है, योगी जी का। हिंदुस्तान में अगर देखिए तो भाजपा में सेकेंड लाइन लीडरशिप है, बिल्कुल है। हाँ जी, एक दो लोगों को। इसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है जिसका कि सेकेंड लाइन लीडरशिप है। कांग्रेस में तो है ही नहीं। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो मुद्दा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि मोदी जी अभी 72 साल की उम्र में है, ठीक है, और अगले चुनाव में 73 होंगे, और लोग बोल रहे हैं कि 75 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। अब आप इतनी युवा को प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए, क्या? ऐसे लोग सोचते हैं ठीक है कि 75 में नहीं होना चाहिए, बट अगर कोई टैकल कर पा रहा है बहुत अच्छे से हमारी कंट्री को, तो हमें उस बंदे को बढ़ाना चाहिए। हम समझते हैं अगर मोदी जी तीसरी बार अगर पीएम बन जाते हैं तो विच इज़ वेरी गुड। अगर वो टैकल कर पा रहे हैं, 80 तक भी कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उनके पीछे जो हैं अमित शाह हैं, हमारे मंत्री जो हैं, गृह मंत्री, एंड उसके बाद हैं हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जो हैं, वो भी हैं हमारी अच्छे कैंडिडेट हैं जो इस चीज़ के आगे खड़े हो सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बढ़ सकते हैं। हाँ, बाकी किसी भी उसमें पार्टी में नहीं है कोई भी ऐसा बंदा जो हमारे इंडिया को संभाल सकता है, आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बाकी जो पार्टीज़ हैं वो अपने आगे बंदों को बढ़ाते नहीं हैं। अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको आगे नहीं बढ़ाते हैं, वो लोग उनको पीछे ही रखते हैं। पर बीजेपी आगे बढ़ा रहा है, तो मेरा मानना है कि आपका मानना है कि बीजेपी ही एक ऐसा पार्टी है जो अभी पिछले इतिहास को छोड़ दे, जिसमें कि मुख्यमंत्री के जो कैंडिडेट होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्यों में, उनको प्रमोट बिल्कुल किया जा रहा है, प्रधानमंत्री हाँ जी, बिल्कुल। और इसका ज्वलंत उदाहरण है नरेंद्र मोदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। आप क्या बोलेंगे, क्या आदित्यनाथ जोगी भी तो मुख्यमंत्री हैं? हाँ, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं कैंडिडेट तो बन सकते हैं, वो भी इसके खड़े हो सकते हैं इलेक्शन के लिए, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। अपना यूपी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया है, हर चीज़ में वो इफ़ेक्ट दे रहे हैं, एंड वहाँ की जनता भी उनको फॉलो कर रही है, बिकॉज वो प्यार से भी करवाना आता है उनको, पूरा सब कुछ आता है, ताम दान दंड सारे भेद उनको आते हैं। वो बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हैं अपने यूपी को और बढ़ाया है उसे। तो उसी तरह अगर और भी होंगे तो वो भी कैंडिडेट आगे खड़े हो सकते हैं, बट मुझे लगता है और कोई खास है नहीं ज़्यादा। तो अभी फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको लेके मोदी को, दोनों को आप कैसे कोरिलेट करेंगे? सी मोदी जी जो हैं वो भाजपा के हैं,
भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो फेडरल स्ट्रक्चर के तहत अपने सारे जो मुख्यमंत्री हैं सबको ग्रो करवा रही है। बाकी किसी भी पार्टी में ये रुतबा ही नहीं है, ये वो है ही नहीं उनके अंदर कि वो अपने मुख्यमंत्री को ग्रो करवाएं। तो सिर्फ भाजपा ऐसी है जो ग्रो करवा रही है, आगे उनको बढ़ा रही है। कि आप अब देख ही लीजिए, मोदी जी जो थे वो गुजरात के सीएम थे, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। वो कहाँ के थे? भाजपा के थे, तभी वो ग्रो कर गए। पर बाकी किसी में ऐसा दम नहीं है कि अपने बंदों को आगे ग्रो करवाएं। अभी पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे एक तथ्य, एक खबर लगातार चल रही है कि क्या 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी या फिर कोई दूसरा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट के रूप में आना चाहिए। नरेंद्र मोदी के सामने अमित शाह का जो कद है वो शायद उतना बड़ा नहीं है कि वो बनेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमैया भी शायद प्रधानमंत्री के पद के लायक नहीं है। एक व्यक्ति जरूर थे, नितिन गडकरी, लेकिन नितिन गडकरी भी राजनीति के कारण वो विभिन्न प्रकार के मसलों में अलग होते चले गए। मंत्री हैं, लेकिन नितिन गडकरी अपना वो स्थान उन्हें नहीं मिल पाया जो भारतीय जनता पार्टी में उन्हें मिलना चाहिए था। ये मेरी सोच है। अभी नरेंद्र मोदी की आयु 72 वर्ष है। आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी की आयु 73 वर्ष होगी। एक बात पे सभी लोग कह रहे हैं कि 75 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री का होना यह ठीक नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनकी न्यूनतम आयु तो निश्चित है, लेकिन अधिकतम आयु निश्चित नहीं है कि कौन किस आयु में सांसद बन सकता है, कौन किस आयु में मंत्री अथवा प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर 2023 का अभी विगत 2 दिन पहले जिस गणतंत्र को हम मनाए हैं वो 74वां गणतंत्र में यहाँ प्रवेश किया, और आज़ादी के इस 74 वर्ष में भारतीय संविधान में तकरीबन 105 बार संशोधन हो चुका है। हर एक राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में आए अपने अपने हिसाब से संविधान में संशोधन किए। तो क्या यह समय नहीं माना जा सकता है कि आप भारत के संविधान में पुनः संशोधन कर प्रधानमंत्री के लिए भी एक आयु निर्धारित करें कि क्या 75 वर्ष या उससे अधिक के लोग, अगर देश में सेकेंड लाइन लीडर्स नहीं है, और अभी क्या अगर स्थिति को ले लें तो भारतवर्ष में सेकेंड लाइन लीडर्स की भीषण किल्लत है। कांग्रेस में जो लोग कांग्रेस को डेजर्ट करके छोड़ के दूसरे राजनीतिक पार्टी में चले गए, वो इसलिए गए कि कांग्रेस में उन्हें तवज्जो नहीं मिला। कांग्रेस में बहुत सारे युवा नेता थे जो पार्टी को छोड़कर दूसरी राजनीतिक पार्टी में गए और उन्हें मंत्री पद या विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं उन्हें मिली। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ राहुल गांधी, ऐसा क्यों? यह होना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी इस तरह की बातें नहीं रही। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 10 साल से भी अधिक लोग शीर्षस्थ पद पे रहे हैं, लेकिन वह एक राजनीतिक पार्टी की बात है, एक संघ की अलग पहचान है, अलग बात है। लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है,
अगर 72 अथवा 73 वर्ष की आयु में फिर देश के लिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं, तो इसे यह भी माना जा सकता है कि देश में युवा नेतृत्व की किल्लत है। जो भी राजनेता आज 50-60 साल के हैं और देश का नेतृत्व करने की बात सोचते हैं, वो उतने परिपक्व शायद नहीं है, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, जो देश का नेतृत्व कर सके। अगर देश की नेतृत्व की बात होगी तो सबसे पहले अपने राजनीतिक पार्टियों का नेतृत्व करते हैं। दुर्भाग्य जरूर है कि चाहे सोशल मीडिया हो, अखबार हो, इंटरनेट हो, हर एक जगह लोग अपनी अपनी बातें लिखेंगे। मोदी जी गलत है, लालू जी गलत है, फलाना गलत है, ढिमकाना गलत है, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप उनसे पूछेंगे कि भाई देश में, मैं अभी करीब बहुत लोगों से बात किया, बहुत लोगों से पूछना चाहा कि हिंदुस्तान में सेकंड लाइन लीडर्स की क्यों किल्लत हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने कभी सेकंड लाइन लीडर्स को आने नहीं दिया। जब तक भारतीय जनता पार्टी में वाजपेयी जी थे, आडवाणी जी पीछे पीछे चले, उसके बाद सेकंड लाइन लीडर्स नहीं आया। आडवाणी जी किनारे हो गए, आज साइड में। भारतीय जनता पार्टी में आज नरेंद्र मोदी के बाद सेकंड लाइन लीडर्स वहां भी नहीं है। अमित शाह की ऊंचाई उतनी नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी का बराबर कर सके, और उसके बाद कोई है ही नहीं। समाजवादी पार्टी में अगर मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हो गई तो उनके बेटे की ऊंचाई उतनी नहीं है कि सेकंड लाइन लीडर्स उनको माना जाए। लालू प्रसाद यादव फॉरेन स्कैम में है, वो दोषी है। हर एक पूरा भारतवर्ष का लोग जानता है कि उन्होंने चारा घोटाला में कई 100 करोड़ खा गया बिना डकार लिए हुए। लेकिन वहां भी अगर 9वीं और 10वीं पास उनके बच्चे को सेकंड लाइन लीडर्स के रूप में बिहार के लोग या मानते हैं, ये गलत है, ये दुर्भाग्य है। हम अपने मतदाता, हमारा जो अधिकार है मतदान का, उसे समझना पड़ेगा। यहां बहुत लोगों से पूछा कि भाई सेकंड लाइन लीडर्स के बारे में बताइए, तो कोई कहते हैं मैं व्यापारी हूं जी, मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूं जी, मैं इस छोड़ दीजिए मुझे, आप मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई, आप बोलेंगे तुतला के बोलिए, हकला के बोलिए, बोलिए जरूर।